हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। स्लिप डिस्क ये सुनते ही काफ़ी डर लगने लगता है, क्योंकि हमने सुना है और देखा है कि जब भी स्लिप डिस्क किसी को होता है तो वो वापस नॉर्मल होने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। आज हम जानते हैं कि ये स्लिप डिस्क होता क्या है। जैसे मैंने पहले मेरे वीडियो में कहा था कि हमारे रीढ़ की हड्डी में 23 स्पाइनल डिस्क हैं। इसमें सर्वाइकल स्पाइन में 6 है, लंबर स्पाइन में 5 है और थोरैसिक जो कि चेस्ट के एरिया में होता है उसमें 12 है। तो ये डिस्क इन सारी मूवेबल वर्टिब्रा के बीच में होता है। और आपको ये समझना ज़रूरी है कि C1 और C2 के बीच में डिस्क नहीं होता है, वैसे ही स्कल बोन और C1 वर्टिब्रा इनके बीच में भी डिस्क नहीं होता है। नाउ यहाँ पे लंबर स्पाइन और सर्वाइकल स्पाइन इनका मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डिस्क की इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप यदि डिस्क का स्ट्रक्चर देखोगे तो डिस्क ये एक आप समझ सकते हैं कि गुब्बारे जैसा है, जो कि यूजुअली अपने स्पाइन में एक वाटर कंटेंट के साथ बैठाया जाता है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो हड्डी के बीच में ये जो दिख रहा है ये डिस्क है, ठीक है। तो ये डिस्क जो है ये आप समझ सकते हैं कि वाटर के गुब्बारे जैसा है और वो हमारे यहाँ पे कुशनिंग का काम करता है। कुशनिंग का काम करता है, वैसे ही शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। नाउ जब भी हम कोई भी मूवमेंट करते हैं स्पाइन की, या गर्दन घुमाते हैं, आगे झुकते हैं, या फिर 2 व्हीलर्स चलाते हैं और सफ़र करते हैं, तब वहाँ से काफ़ी जर्क्स अपने स्पाइन पे आते हैं। तो वो सारे जर्क्स को एब्जॉर्ब करने का काम ये डिस्क करता है। ये डिस्क में ऑलमोस्ट 80 to 90% से ज़्यादा वाटर कंटेंट, पानी की मात्रा होती है, और इसीलिए ये शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सही काम करता है। ये जब भी कॉम्प्रेस होता है तो वाटर कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है और वापस नॉर्मल जगह पे आता है तो वाटर कंटेंट वापस उसमें चला आता है। तो जब भी कोई भी उसमें ज़्यादा प्रेशर डालता है तो उसका वाटर कंटेंट कम हो सकता है, और उसी के कारण वो डिस्क को इंजरी भी हो सकती है। आप डिस्क को देखोगे तो उसको स्ट्रक्चर में उसके सेंटर के एरिया में उसे होता है, उसे न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, जिसमें बेसिकली लिक्विड स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाजू में जो होता है उसे एन्युलस फाइब्रोसिस बोलते हैं, जो कि वो लिक्विड स्ट्रक्चर को जमा करके रखने की कोशिश करता है। सो अंदर का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और बाजू में जो पेरीफेरी में जो रिंग्स होती है और रिंग जैसा स्ट्रक्चर उसे सपोर्ट करता है, उसे हम एन्युलस बोलते हैं। ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हम आगे जाके स्लिप डिस्क होता क्या है और उसके स्टेजेस क्या है वो समझेंगे। तो आप देखोगे कि स्लिप डिस्क मतलब होता क्यों है। इसे हम 2 तरीके से देख सकते हैं, एक तो एक्यूट स्लिप डिस्क और दूसरा क्रॉनिक स्लिप डिस्क। एक्यूट स्लिप डिस्क यानी कि एकदम से अचानक से जो डिस्क अपनी जगह से बाहर आती है उसे एक्यूट स्लिप डिस्क बोलते हैं। और ये कॉमनली होता है जब हमें कोई इंजरी होती है, जैसे कोई एक्सीडेंट में हो सकता है, या फिर सुबह हम कुछ उठाने के लिए नीचे झुक गए हो, नहाते वक्त हो, या किसी और चीज़ के लिए, और उठने की कोशिश कर रहे हो, जब अपना स्पाइन या अपनी डिस्क उसके लिए, उस एक्टिविटी के लिए रेडी नहीं है, तो उस वक्त वहाँ पे जो अपनी डिस्क है उसके ऊपर अतिरिक्त तनाव आ जाता है, और वो अतिरिक्त तनाव अपना जो एन्युलस है, जो मैंने कहा रिंग स्ट्रक्चर है, वो सह नहीं पाता है, और इसलिए वहाँ पे ब्रेक होके स्लिप डिस्क हो जाती है। तो इसे एक्यूट स्लिप डिस्क बोलते हैं। एक्यूट स्लिप डिस्क में इतना दर्द होता है कि आदमी एक बार डिस्क रप्चर हो गई या फिर डिस्क बल्ज हो गया तो वहाँ से अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता है। वर्सेस में क्रॉनिक स्लिप डिस्क ये धीरे धीरे माइक्रो ट्रॉमा जैसे होते हैं वैसे होता जाता है, और फिर डिस्क की इंजरी स्लो प्रोसेस में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेस्क पे, कंप्यूटर पे कंटिन्यूसली काम करना, या मोबाइल पे कंटिन्यूसली ब्राउजिंग करना, उसकी वजह से अपनी गर्दन की हड्डी के और डिस्क के ऊपर ज़्यादा तनाव आता है, या फिर गलत पोस्चर में किचन में काम करते रहना, बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं होना, ये सारे कारण हैं कि ये डिस्क को धीरे धीरे इंजरी होती रहती है। धीरे धीरे इंजरी का मतलब क्या है कि मैं गलत पोस्चर में यदि बैठा रहा, कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ और घंटों घंटे मैं बैठा हूँ, मैं वहाँ से उठ ही नहीं पाया हूँ कुछ कारण के लिए, तो डिस्क ज़्यादा कॉम्प्रेस हो जाती है और वहाँ से वाटर निकल जाता है। अभी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डिस्क के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो भी
न्यूट्रिशन अंदर के स्ट्रक्चर्स को जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट जाते हैं वो बाजू से डिफ्यूजन प्रोसेस में जाते हैं, और उसको मैं कंटिन्यूसली यदि दबा के रखूँगा तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये जो एन्युलस अपना फाइब्रोसिस है उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो वो स्ट्रक्चर वीक होता जाता है और उसका वाटर कंटेंट धीरे 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 कम होता जाता है। इसलिए आपने बहुत बार एमआरआई में भी रिपोर्ट्स में देखा होगा कि डीजनरेटेड डिस्क है या द डिस्क हैज़ स्टार्टेड डीजनरेटिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि डिस्क की इंजरी चालू हो चुकी है। नो, नेचुरली वाटर कंटेंट धीरे धीरे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे कम तो होने ही वाला है, पर हम यदि कुछ गलत पोस्चर में ज़्यादा देर तक बैठे रहेंगे तो यही प्रोसेस बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। और फिर सपोज हम डिस्क को ऑलरेडी हमने क्रॉनिक इंजरी हमारे डिस्क को हो चुकी है और उसमें हम थोड़ा सा भी ज़्यादा तनाव आ गया या फिर कोई झटका लग गया, थोड़ा सा झुक गए, जिसमें नॉर्मली तो कुछ होना नहीं चाहिए, बट सिंस अपनी डिस्क ऑलरेडी इंजर्ड है वहाँ पे वापस एक्यूट डिस्क इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। और ये बहुत ही कॉमन आजकल हमें दिखने को मिल रहा है। द रीज़न इज हम हमारे स्पाइन का ख्याल नहीं रख रहे हैं और हम गलत तरीके से पोस्चर में बहुत बार बैठ के कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं या डेस्क वर्क का हमारा काम है। जैसे कि हम घर से निकलते ही गाड़ी में बैठते हैं, देयर इज़ नो मोमेंट, स्पाइन को या हमारे शरीर को कोई हालचाल नहीं है जहाँ पे डिस्क हेल्दी रह पाए। नो, आप यहाँ पे हम ये एक और बात समझते हैं कि बहुत बार जब डिस्क इंजरी होती है तो उसका एमआरआई किया जाता है और एमआरआई के हिसाब से हमें बताया जाता है कि डिस्क कौन से लेवल में या कौन से स्टेज में स्लिप डिस्क हुआ है। सो पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो डिजेनरेटेड डिस्क है उसे इंटरनल डिरेंजमेंट ऑफ द डिस्क बोलते हैं। इंटरनल डिरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि डिस्क का सिर्फ वाटर कंटेंट कम होने लगता है और डिस्क का जो एन्युलस है उसमें टेयर्स आना चालू हो जाता है, छोटे छोटे छेद आना चालू हो जाता है। और इसी की वजह से जो डिस्क के बाजू में नर्व्स होती है, डिस्क के अंदर ना ब्लड वेसल होती है ना नर्व्स होती है या नसें नहीं रहती है, तो उसको जो दर्द होता है, जो दर्द हमें महसूस होता है वो उसके पेरीफेरी में जो नर्व्स है उसकी वजह से होता है। जैसे आप देखोगे कि ये जो यदि डिस्क है तो उसके अंदर कोई भी नर्व्स या ब्लड वेसल्स नहीं है, उसके पेरीफेरी में जो है उसी में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती है। तो ये नर्व्स इरिटेट होने लगती है और हमें दर्द होना चालू हो जाता है, बैक पेन तक चालू हो जाता है। नाउ इसको हमने यदि ख्याल नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो ये नेक्स्ट लेवल में चला जाता है जिसे हम एन्युलर टीयर बोलते हैं। नाउ इस स्टेज में क्या होता है, ये जो एन्युलस है, जो कि ये तो अभी आप यहाँ रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड स्लिप डिस्क है, इसकी तरफ मत देखिए। अभी ये जो एन्युलस है, सपोज ये एन्युलर स्ट्रक्चर होता है, एन्युलस जिसे बोलते हैं, उसके पिछले वाले स्ट्रक्चर्स में जो कि छोटा टेयर आ जाता है और वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल बाहर आना चालू होता है। ऑफकोर्स वो बाहर नहीं आया है बट ओनली टेयर हो गया है स्ट्रक्चर में और वो एमआरआई में वाइट स्ट्रक्चर जैसे दिखता है, जिसे HIZ हाई इंटेंसिटी जोन ऐसा उसे बोला जाता है। तो ये एन्युलर टेयर का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जो आता है उसे डिस्क प्रोट्रूजन, जहाँ से वो जो स्ट्रक्चर है एन्युलस का रिंग का, वहाँ पे थोड़ा सा बल्ज आ जाता है, जो कि न्यूक्लियस मटेरियल भी वहाँ से थोड़ा सा बाहर आके प्रेशर देने की कोशिश करता रहता है। तो उसे डिस्क प्रोट्रूजन भी बोलते हैं। यदि इस लेवल पे उसे ख्याल नहीं किया गया और इंजरी चालू रही तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है जिसे डिस्क एक्सट्रूजन बोलते हैं या डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं। डिस्क एक्सट्रूजन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो भी बाहर आ जाता है और वो जो एन्युलस फाइब्रोसिस है उसको और थोड़ी देर तक बाहर लेके जाता है और वहाँ से टेयर होके उसमें जो मटेरियल है न्यूक्लियस वाला, वो न्यूक्लियस वाला मटेरियल स्पाइनल कैनाल में गिर जाता है और स्पाइनल कैनाल में गिरने की वजह से वो फिर आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को काफ़ी इरिटेट करता है। व्हेनेवर जब भी ये डिस्क एक्सट्रूजन होता है तब एक्यूट पेन होता है, बहुत ही तीव्र पेन पेशेंट्स को महसूस होता है और उसी वक्त यदि वो नस को भी यदि जाके छू रहा है या टच कर रहा है तो फिर पैर में भी दर्द चालू हो जाता है। तो उसे सायटिका बोलते हैं। सायटिका के बारे में मैं अलग से आपको और एक वीडियो में डिटेल में बताऊंगा ही, बट एज ऑफ नाउ आप इसको समझिए कि ये डिस्क एक्सट्रूजन वाले फेज में सायटिका का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अभी ये इसके आगे यदि इसको वापस अच्छी तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये आगे जाता है, जिसे बोलते हैं डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन। इस सिक्वेस्ट्रेशन के फेज में जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो अपनी जगह से छूट के कैनाल के अंदर गिर जाता है और कैनाल के अंदर जाने की वजह से वहाँ पे वो फ्री फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जैसे रह जाता है। सो
तो इसे सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं। ये डिस्क इंजरी का लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे डिस्क का मटेरियल ही निकल के अंदर गिर जाता है और वो अपने स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व्स को इरिटेट कर सकता है और उसी वक्त में पेशेंट्स को उसका दर्द काफ़ी दिन तक रह सकता है। तो ये अपनी स्लिप डिस्क की स्टेजेस होती है और जो आप MRI स्कैन में काफ़ी अच्छी तरह से इसको आप देख सकते हो और कोरिलेट कर सकते हो। स्लिप डिस्क के बारे में इतना सब सुन के आप बिल्कुल मत डरिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि आप वापस अपने बैक टू वर्क या पहले वाली जो एक्टिविटी लेवल्स है उसमें जा सकते हैं, पर उसे टाइम में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने दर्द को सहते रहना और कोई भी घरेलू इलाज करते बैठना अच्छी बात नहीं है। जब भी आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है या फिर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो जल्दी से जल्दी तुरंत अच्छी सलाह लेके उसे ऑपरेशन के बिना क्योर कर लीजिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर बैक, टेक केयर ऑफ़ योर डिस्क, स्टे हैप्पी, स्टे पेन फ्री। थैंक यू।